गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम थर्ड लेक्चर्स कर रहे हैं रोटेशनल मोशन में। मेनली ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो अब ऑलमोस्ट रोलिंग के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे मैंने बता दिया आपको। तो थोड़ा सा जो इम्पल्सिव रोलिंग के टाइम में इम्पल्स कैसे इम्पैक्ट डालता है, आज मैं एक दो प्रॉब्लम इम्पल्स से रिलेटेड लेके आया हूँ और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और मे बी एक से दो टॉपिक और एक से दो दिन और करेंगे, दो तीन क्वेश्चंस। तो आई थिंक ये पोर्शंस पूरा कवर हो जाएगा। अगर जितने टाइप के लगभग लगभग हर दिन मैं तीन चार क्वेश्चंस बताता हूँ, अगर इतने पैटर्न्स आप याद रखोगे तो आई होप कि इतना सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा ना मेंस में पूछता है ना नीट में पूछता है। इतने कॉन्सेप्ट इतना, और जो भी मैंने शॉर्टकट्स में जहाँ जहाँ बताया, मैं चूँकि शॉर्टकट्स वाले प्रॉब्लम्स को भी पहले आपको एक्सप्लेन करके दिया कि आपको समझ में आए कि ये शॉर्टकट्स आया कहाँ से, और फिर उसको ताकि आपको एक पैटर्न समझ में आए कि क्यों ये ऐसा शॉर्टकट्स बना, ऐसा हुआ क्यों। ऐसा नहीं कि जस्ट आप सीधा ब्लाइंडली रट दिया। ठीक है। अभी जैसे मैंने एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्वेश्चंस दिया है कि देखो ये एक रेड है लो एल लेंथ का, इसका मास एम दिया हुआ है आपको, और ये कह रहा आपको, या ऐसा वाला पता है कि ऐसा पता है कि ये ऐसे दिया रहता है, ऐसे देखो ऐसे ऐसे सीधा दिया रहता है रेड। और तब आपको मैं पूछता हूँ कि अच्छा इस रेड का क्या करते हो, इस सेंटर से निकालना जानते हो, आप कॉर्नर से निकालना जानते हो, सेंटर से निकालना जानते हो। अगर मैं इस पॉइंट का ए कर दूँ नाम, इस पॉइंट का नाम बी कर दूँ, तो अगर मैं आई ए पूछता था बहुत अच्छे से बता देते, ये लेंथ है दिया रहता था, आपको याद ही रहता है, m²/12 होता है। फिर आई बी पूछ देता तो बस बहुत बच्चे याद ही रखते हैं, बहुत आदमी इसको जो है फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेते हैं तो इसको ml²/3 आ जाता है। ऐसे करके आप याद रखते हो। अब लेकिन एक सर्टेन, ये इसी को मैंने एक सर्टेन एंगल पे दे दिया, ठीक है। फिर वही बस सिंपल देखो, यहाँ पे ये बात इसीलिए सही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया या किसी भी फिजिक्स में क्या है ना कि जो पढ़ते हैं उसका बेसिक डिफिनेशन हर एक जगह अप्लाई होता है, वो बेसिक डिफिनेशन ही अप्लाई करना है। ये इसीलिए ऐसा हो गया, जब आप इसको इंटीग्रेट करके निकाले होगे तो देखो इस पॉइंट का क्या होता है ना, चाहे आप ये छोटा सा पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, इससे आप देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसीलिए जब आप ये इसको मान लेते हो कि हाँ सर्टेन एक्स डिस्टेंस पे था और उसको इंटीग्रेट कर देते थे जीरो से लेके यहाँ तक एल तक, तो आपको सही आ जाता था क्योंकि वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देता था। एक्चुअली ये हम जो पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जो आई का जो डिफिनेशन पढ़ते हैं mr², यहाँ पे आर क्या चीज होता है ना, ये r² जो हम लोग पढ़ते हैं ना, एक्चुअली इसको कह सकते हो आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, करेक्ट ना। यही एक्चुअली इसका बेसिक डिफिनेशन है, आप परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। अगर इतना आप ये बेसिक पॉइंट है तो ये बेसिक पॉइंट यहाँ लगा दो, तो इसका मतलब देखो इसका एल, पूरा एल ऐसे है लेकिन इसके परपेंडिकुलर कितना इफेक्टिव, इसके परपेंडिकुलर में इफेक्टिव निकालो तो क्या करोगे, इसका भाई कंपोनेंट तोड़ना तुझे आता होगा, ये थीटा दिया हुआ है, अगर मैं इसके सीधा पूछूं कि ये इसके इफेक्टिव, ये परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे करके एक ट्रायंगल टाइप का बना दूंगा, ये थीटा एवरेज कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर ये हाइपोटेन्यूज की तरह ट्रीट करेगा और ये निकाला आपको आता है, करेक्ट। ऐसे भी ये तुम देखते हो कि ये इसके साथ थीटा है, तो अगर इसके तरफ तोड़ूंगा, इसके तरफ तोड़ूंगा तो एल कॉस थीटा हो जाना चाहिए, इसके तरफ तोड़ूंगा तो ये कितना वैल्यू, इतना दूर कितना हो जाना चाहिए, एल साइन थीटा हो जाना चाहिए, बस इतनी हो जाना चाहिए ना। अब और फिर वही देखो कॉर्नर केस, जो कॉर्नर वाला था, सो आपका इफेक्टिव लेंथ केवल क्या हो गया, आप तो आई का वैल्यू अगर यहाँ पे निकाल लो, फिर इस ओ के अबाउट आई ओ निकाल लो, तो क्या हो गया, मास तो देखो टोटल का टोटल मास, मास तो वही रहेगा, लेंथ में कितना कर दिया आपने, जो एल इफेक्टिव था, सो एल साइन थीटा था उसका इफेक्टिव वहाँ पर, एल साइन थीटा बाई देखो 3 हो गया, फॉर्मूला 3 रख दो, पता नहीं 3 हो गया। मतलब ऐसे करके आप उसे जस्ट जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट को वहाँ यूज करो और फट से निकालो। तो ये क्वेश्चंस आई मीन थोड़ा सा, हाँ जब पहली बार आप देखोगे तो लगेगा हाँ क्या करूँ, तो इसीलिए जो है सो है बहुत आसान। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत सारा रोलिंग का क्वेश्चन तो आपने बहुत सारा पढ़ा। अब ये क्वेश्चन मैंने लिख के यहाँ रखा हुआ है कि अब देखो ये जो बॉल है इसको आप बेसबॉल वाला रड देखते हो ना, उस रड से ऐसे देखो, ऐसे जाकर के ऐसे जोर से फट से हिट कर देते हो, हिट करके छोड़ देते हो, मतलब जस्ट हिट कर दिए और बॉल प्योर रोलिंग में चला गया। वो बॉल क्या चीज़ में चला गया, प्योर रोलिंग में चला गया। तो आपको जब बॉल प्योर रोलिंग में चला गया तो आपसे पूछा जा रहा है कि बेसबॉल से हिट की और ये फॉर प्योर रोलिंग कितना हाइट पे आपको हिट करना पड़ेगा कि, और ये बॉल दिया हुआ है, मतलब ये सॉलिड, मतलब ऐसे बॉल टाइप का, तभी तो बेसबॉल के इससे हिट किया आपने। तो आपसे पूछ रहा है कितना हाइट पे आपने हिट किया। तो देखो पहले जो क्वेश्चंस बनाता था इसमें जब हमने ये कि बेसबॉल से जस्ट हिट किया, तो अब ये फोर्स जो है ना आप कॉन्स्टेंटली नहीं लगाते, इसका मतलब ये इम्पल्सिव फोर्स है, जस्ट आपने जोर से हिट कर दिया होगा, खत्म कहानी। अब बस इम्पल्स लगा देते हो, ठीक है। तो सारा
सारा कहानी जो आप पहले तक फोर्स तक बनाते रहते थे, फोर्स में क्या करते थे कि आप कंटिन्यूअस मतलब फोर्स हाँ लग रहा है, ऐसा नहीं कि हमने लगा के छोड़ दिया, वो हाँ लग रहा है, तो वो अपना एक कांस्टेंट एक्लेशन प्रोवाइड करते रहता था। इम्पल्स में क्या होता है, जस्ट इंस्टेंट पे लगता है और बस वो खत्म हो गया। तो वो जो जिस इंस्टेंट पे लगता है, लेकिन वो हमको क्या देके चला जाता है, एक मोमेंटम देके चला जाता है। तो जो इम्पल्स वाला इक्वेशंस होता है उस वो लेके आप लगाओ और देखो फटाफट आंसर बन जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ हो गया, मतलब ये इम्पल्सिव, ये इम्पल्स, ये हमको यही यहाँ पर डिसाइड करना था कि हमको एक इम्पल्स प्रोवाइड करता है। जब हम बेसबॉल से हिट किए तो बेसबॉल स्टिक से उसको हिट किए जोर से, तो और इम्पल्स का इक्वेशंस कैसे लगाओगे, देखो हमेशा हर एक चीज़ के जब भी जो भी हमने 2-3 लेक्चर पढ़ा है, हमेशा क्या करते हैं, एक लेते हैं हम रोटेशनल वाला इक्वेशन, एक लेते हैं ट्रांसलेशनल वाला इक्वेशन। तो पहले ट्रांसलेशनल वाला इक्वेशन ले लो, ट्रांसलेशनल वाला इक्वेशन ले लो तो क्या बनाओगे, देखो ट्रांसलेशनल वाले इक्वेशन के लिए हम लोग बनाएंगे तो जे, मतलब इम्पल्स को हम जे से डिनोट करें तो जे क्या होता है, इम्पल्स इक्वल टू क्या हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम, करेक्ट ना। तो तुम इसी डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में लगाओ ना, तो मैं ये सब सारा मेरा जितना कंपोनेंट है सब ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि ये सब फैक्टर क्वांटिटी है तो मैं सारा स्केलर के टर्म्स में मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं कि कंफ्यूज हो जाना कि जे इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब इसका देखो, ये जब एक बच्चे बार बार गलती कर देते हैं, आप कभी गलती मत करना, ठीक है, आप लोग कम से कम जो है सो इतनी बेसिक बात गलती मत करना कि जितने भी तुम जो न्यूटन्स लॉ वाला फार्मूला लगाते हो, जो ट्रांसलेशनल मोशन का जितना भी एनालिसिस करते हो, देखो ट्रांसलेशनल मोशन का जो भी एनालिसिस करते हैं वो सारा ना हम सारा फोर्स लगा के मास इनटू एक्सलेशन जो करते हैं, ठीक है, वो मास इनटू जो आप एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्चुअली लिखते हो, नेट फोर्स जो है एफ नेट जो आप लिखते हो इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास होता है। वो एक पर्टिकुलर पार्टिकल्स का नहीं होता है, वो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है ना। ये हमेशा ऐसे इस फॉर्मेट में समझ के रखो, ठीक है, कि न्यूटन्स का लॉ ही जो हम लिखते हैं वो ऐसे इस फॉर्मेट में लिखते हैं, और ये बात सही फॉर्मेट है। ऐसा नहीं कि हम अच्छा इस पॉइंट पे लगा रहे थे, इस पॉइंट के एक्सलेशन ये जे जे जो लगेगा वो जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ इसका होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो यही यहाँ थोड़ा सा कैच है, और कई बार बच्चे प्रैक्टिस करने के बाद भी गलती कर लेते हैं, तो आप प्लीज़ याद रखो कि जब भी ट्रांसलेशनल मोशन लिखो, ट्रांसलेशनल मीन्स सेंटर ऑफ मास का मुझे एक्सलेशन लेना है, सेंटर ऑफ मास का मुझे वेलोसिटी लेना है, जो काम मैं कर रहा हूँ सारा सेंटर ऑफ मास के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो एक रिजिड बॉडी है तो, अगर नहीं पार्टिकल है तो फिर बात बराबरी हो गया, पार्टिकल ये है उसी का एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअली रिजिड बॉडी का पहला मतलब जो भी एक बॉडी है जिसमें कि मल्टीपल तुझे पार्टिकल्स टाइप के दिखते हैं, वो जस्ट तो आके रोटेशन में पढ़ते हो ना, इससे पहले तो सारा चीज़ को एक पार्टिकल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हो, बना लेते हैं। तो जे इक्वल टू, अब मान लो मैंने इसका कर दिया, इसके सेंटर ऑफ मास का VCM कर दिया, इसका वैल्यू मैंने कर दिया V सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इतना इक्वल टू मैंने V लिख दिया। तो जे इक्वल टू क्या करोगे, अभी पहले से रेस्ट में था तो ये क्या चीज़ हो गया, चेंज इन मोमेंटम, देखो mv हो गया, इसका मास दिया हुआ था आपको, इसका मास दिया हुआ था m, तो mv हो गया, क्लियर। तो जे इक्वल टू mv एक्स डायरेक्शन में, क्लियर। अब उसके बाद क्या करोगे, देखो जब हम ये लगाएंगे रोटेशनल वाला, रोटेशनल ये मेरा हो गया क्या, ट्रांसलेशनल इम्पल्स के कारण, रोटेशनल इम्पल्स के कारण। तो रोटेशनल इम्पल्स के कारण क्या होना चाहिए, अभी देखो जे यहाँ लगा रहे हो ना, इस सेंटर ऑफ मास करो, पहला दिन बताया था एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे डिसाइड करते हैं, फ्री है, जब तक कोई चीज़ के कंस्ट्रेंट में नहीं है तो हमेशा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, तो इसके अबाउट रोटेट करेगा। देखो तो यहाँ से कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा, देखो तेरा ये किधर किधर फैक्टर है, जो जे फैक्टर था तेरा वो किधर इम्पल्स किधर लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो, ऐसे है तो देखो आर क्रॉस एफ, इधर आर से गए और एफ की तरफ घूम गए, देखो तो मतलब जो ऐसे इस डायरेक्शन में जो तेरा क्योंकि इम्पल्स होगा तो कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड में जे मल्टीप्लाइंग में कितना हो जाएगा एच, जैसे टॉर्क निकालते हो आर क्रॉस एफ, तो उसी तरह इम्पल्सिव क्या कर सकते हो, इम्पल्स का मोमेंट अगर हमको निकालना है तो कैसे कर सकते हैं, आर क्रॉस जे, तो जे इंटू एच हो गया इक्वल टू चेंज इन क्या है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम होता है तो चेंज इन क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो क्या कर दोगे आई ओमेगा, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/5, वो बॉल दिया हुआ है सॉरी 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है 2/5 एम आर स्क्वायर, और कितना कर दोगे ओमेगा, तो इसका ओमेगा मैं कर दिया कैसे, चलो ठीक है इतना कर दिया, ओके। अब ये सरफेस, तो ये सरफेस का देखो अभी मैं कुछ इमोशन नहीं दिया ना, ये रेस्ट में है ना, तो इसका मतलब तुझे इस पॉइंट को एनालाइज करके जब भी रेस्ट में रहते तुझे पता है कि ये भी इक्वल टू जो सेंटर ऑफ मास का होगा वही यहाँ पे होना चाहिए। ये मैं कई बार कई तरीके से इस सरफेस का मोशन लेके सब तरीके से समझा चुका हूँ, अब तुझे शॉर्टकट याद ही हो गया होगा कि अच्छा रेस्ट में है तब मैं फटाक से लगा सकता हूँ कि जितना ये है उतना ही V इक्वल टू, मतलब जब रेस्ट में है, अगर सरफेस रेस्ट में है, इफ सरफेस इट एट रेस्ट, मैं लिख देता हूँ फिर भी, ताकि मुझे पता है थोड़ा सा वीडियो इसके कारण लंबा हो जाता है, बट क्या है ना कि आप गलती ना करो, मेरा वही कोशिश है कि, तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, सरफेस रेस्ट में है तब हम क्या लगा सकते हैं V इक्वल टू आर ओमेगा,
मैं लिख सकते हो ठीक है। तो v इक्वल टू आर ओमेगा आप लिख सकते हो। यहाँ पर ये कंडीशन होल्ड्स गुड करता है, प्योर रोलिंग का केस है, तो ये वाला कंडीशन सही होगी। अब यहाँ पर मैं देखो तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें, और यहाँ पर मैं क्योंकि मैं ये क्लॉकवाइज से डायरेक्शन दिखाने के लिए देखो देखो तो जे 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 तो तुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमको गाइड करना है, तो मैं क्या करता हूँ सीधा डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे प्लस माइनस मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, ऐसे ऐसे जे कट गया, और देखो क्या क्या कट जाएगा, एम कट जाएगा। और एक टाइप से v की जगह तो क्या लिख सकता है, आर ओमेगा लिख सकते हैं। ये क्या चीज़ है, आर ओमेगा। तब देखो तो एक आर से एक आर भी कट गया, ओमेगा से ओमेगा भी कट गया, बट गया ना। तो तुझे निकालना क्या था, v निकालना था ना एक्चुअली। तुझे मैं निकालने के लिए क्या दिया था, h निकालने के लिए दिया था, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे h बचा है, तो दिस इम्प्लाइज तुम क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज तुम क्या कर सकते हो, सब चीज़ काट कूट के देखोगे 1/h इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये जो 5 नीचे में था सो ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे ही रह जाएगा, और क्या चीज़ हो जाएगा 1/h इक्वल टू 5 इसी चला जाएगा। तो ऊपर में कुछ नहीं बचा था, नीचे में यहाँ कुछ बचा था क्या, ठीक है। तो तुझे h निकालना है, तो देखो h उल्टा कर दो सीधा, 1/h इक्वल टू इतना था 2 और 5 हो गया आंसर। मतलब इतना डिस्टेंस पे तुम हिट करते रहते हो, तो इतना डिस्टेंस पे हिट करोगे तो बॉडी प्योर रोलिंग में करेगा। अगर इससे ऊपर या नीचे करोगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, बॉडी प्योर रोलिंग में ना आ करके। आप कहोगे कि किसी किसी अभी तक किसी को मैं जान के ये बात बताया नहीं, किसी किसी को ये डाउट आया कि अरे मैं तो ये फ्रिक्शन कंसिडर ही नहीं किया कि फ्रिक्शन भी टॉर्क दिया होगा। होता क्या है बेटा, यही तो इम्पल्स का कमाल है कि इम्पल्स इतना शॉर्ट इंस्टेंट के लिए लगता है ना, और इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड में लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में लगता है। तो इसका इनटू डेल्टा टी, जो इसका जो फोर्स इनटू डेल्टा टी करते हो वो कुछ डेटा देता है, ये एक सिग्निफिकेंट वैल्यू, फिर भी ये वैल्यू देता है, एक वैल्यू जो होता है। और जो फ्रिक्शन फोर्स का एफ का, जो फ्रिक्शन फोर्स का जो आएगा, इसको जब डेल्टा टी उतना 60 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ई वैल्यू, अगर ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, ठीक है, वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा ना, वैल्यू 1 इज फार ग्रेटर देन वैल्यू 2। तो हम इसको इसीलिए इसको इग्नोर कर देते हैं। जब उसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू डेटा में इतना कम आएगा क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगा था ना, और फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना कम वैल्यू आया, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर देता। तो क्या होता है एक्चुअली, फ्रिक्शन फोर्स लगता, फ्रिक्शन का मुझे टॉर्क लेके देना है इसमें, ठीक है। तो क्यों इग्नोर कर दिया कैलकुलेशन में, और कैसे करके इम्पल्सिव फोर्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे, इम्पल्सिव टॉर्क एक टाइप से कर सकते हो। ये इम्पल्सिव टॉर्क हो गया, ये मेरा इम्पल्स हो गया, और उस हिसाब से कैसे सॉल्व करोगे इम्पल्सिव प्रॉब्लम ऐसी, ठीक है। तो छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पे इम्पल्स नहीं, यहाँ हमेशा फोर्स लगा रहे हैं, तो यही फर्क है कि ये जैसा दिया कि मैंने उसको हिट कर दिया एक बस हो गया खत्म। उस इंस्टेंट के लिए लिखा रहेगा कि उसको जस्ट हिट कर दिया, हो गया खत्म, मतलब इम्पल्सिव टाइप का उससे सॉल्व, उसे इम्पल्स वाला क्वेश्चन हमेशा लगाना। और नहीं, जब इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो इसका मतलब हाँ ठीक है अभी चल रहा है, ये फोर्स लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि फोर्स लगा दिया और गायब कर दिया, ठीक है। अब तुम ऐसा फोर्स लगा रहे हो और फिर प्योर रोलिंग है, लेकिन इस बार स्मूथ है, तो पूछ रहा है कि ये स्मूथ है, फिर भी तुम कितना फोर्स लगाओगे कि वो कर पाए। तो देखो ऐसा हो पाएगा कि नहीं एक्चुअली, ये सब जब अभी टाइम मान लो हम लोग के पास कम है, इसलिए तो ये सब पढ़ने में बड़ी मज़ा आता है, उसको एनालाइज करने में बड़ी मज़ा आता है। पहले तुम ऐसे एनालाइज करते, अच्छा फोर्स इस पर लगा, तो पहले मैं क्या बताऊँ, हमेशा ट्रांसलेशनल के लिए क्या करोगे, फोर्स तुम कहीं भी लगाओ, वो एक्सलेशन हमेशा किसको देखे जाता है, सेंटर ऑफ मास को देखे जाता है। सेंटर ऑफ ऐसे फोर्स लगाए तो उसके सेंटर ऑफ मास को इक्वेशन देखे जाएगा, तो ये बेचारा इधर जाना शुरू करेगा। अब चूंकि ये रिजिड बॉडी है, तो उस रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको जैसे ही मिल गया एक्सलेशन, तो ऑब्वियस बात है हर एक पॉइंट को एक्सलेशन मिल जाएगा, तो इस पॉइंट को भी एक्सलेशन मिल गया, इस पॉइंट को एक्सलेशन मिल गया, लेकिन इसको रोल करना है तो कोई ना कोई क्या करना चाहिए, इसको अपोजिट उतनी एक्सलेशन देना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सलेशन रह गया, इस पॉइंट के पास एक्सलेशन रह गया तो वेलोसिटी गेन कर लेगा ना। और रोलिंग का डिफिनेशन ही है कि जो पॉइंट कांटेक्ट में उसका जो सरफेस के रिस्पेक्ट में जीरो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सरफेस रेस्ट में है, तो इस बॉडी का भी जीरो होना चाहिए, इस पॉइंट का भी जीरो होना चाहिए। तो कोई ना कोई तुझे इस तरफ एक एक एक्सलेशन प्रोवाइड कर, एक टेंजेंशियल एक्सलेशन टाइप का देने वाला है। देखो ये एफ, ये खुद एफ ही है, जो इसका मैं टॉर्क निकालूंगा, देखो तो फिर से आर क्रॉस एफ, मतलब इस डायरेक्शन में ही एक टॉर्क तुमको देके जाएगा। इसका मतलब ये खुद एडजस्ट कर दे रहा है, ये खुद ही इस ऐसे टॉर्क दे रहा है। अगर ये नीचे मैं लगाऊँ तो नहीं हो पाएगा, नीचे लगाऊंगा, देखो नीचे लगाता फोर्स, तो चाहे नीचे लगाता, फर्क है, कोई फर्क क्या है, देखो फोर्स ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, उसमें क्या फर्क है। फोर्स अगर नीचे भी लगाता, इस सेंटर ऑफ मास को एक्सलेशन तो इधर ही देके जाता, तो इसका मतलब इस पॉइंट को एक्सलेशन इधर मिलता। लेकिन अगर मैं नीचे फोर्स लगाता तो ये टॉर्क अब किधर देता, देखो आर क्रॉस एफ, मतलब इधर टॉर्क देके जाता है। इसका मतलब इस पॉइंट का टेंजेंशियल भी और इधर ही होता, तो कभी रोलिंग में हो ही नहीं सकता, करेक्ट, मतलब उस समय कभी रोल नहीं कर सकते। रोल करने के लिए इसको मस्ट, जैसे ही इसको इस तरफ अगर किसी ने एक्सलेशन दिया तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में कोई उसको
देने वाला होना चाहिए, तो वो ही बेचारा टेंजेंशियल दे पाता है, तो वो तभी पॉसिबल है जबकि टॉर्क कोई इसको इस डायरेक्शन में लगे। समझ में आ रहा है? तो ये जस्ट एनालाइज करने के लिए, फील लेने के लिए, बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे हो तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, तो बस बैठे बैठे यही सब एनालाइज करते रहो। आराम से बैठो और एनालाइज करते रहो। खाली दिमाग शैतान के घर से तो अच्छा है ना, कि कम से कम फील ले रहे हैं, कम से फिजिक्स कैसे काम करते हैं। तो ठीक है, अभी मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप बनाना है, इसको कैसे फटाफट करके ख़त्म करें, क्यों ज़्यादा टाइम वेस्ट करना। तो फटाफट बनाने के लिए फिर से वही बात मैं क्या कहूँगा भाई, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन लिखो, एक ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखो और एक रोटेशनल इक्वेशन लिखो। लीनियर इक्वेशन के लिए मैं फिर इसको कर दिया VCM, ठीक है। फिर इसका मैं जो भी या सॉरी, यहाँ पर मैं V इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कहोगे पिछला ये सब भी लिखना तो बस सीखना है, ठीक है। कि अब देखो यहाँ इम्पल्स लगा रहे थे, इम्पल्स इक्वल टू, इम्पल्स का डिफिनेशन है इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सप्रेशन प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ एक्सप्रेशन लिख दो, ये समझ आ रहा है बात। कब कहाँ क्या चीज़ लिखना चाहिए ये भी एक मायने रखता है। तो यहाँ पे आप लीनियर इक्वेशन लिखोगे तो बस कुछ है ही नहीं यार, F इक्वल टू एम ए लिख दो, ठीक है। ये भी मैं ऐसे ऐसे करके ये अभी चलो ठीक है, इसको हल डिस्क बना देता हूँ क्योंकि हर बार थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इसको डिस्क बना दिया इस बार। तो एम और ए सेंटर ऑफ मास को मैंने ए लिख दिया, तो ये एम ए हो गया, उसमें किसी कोई डॉट है नहीं होगा। और फिर देखो उसके बाद टॉर्क लिखोगे तो फिर से वही बात जो इस डायरेक्शन में ना, ठीक है। और ये अगर पूछूँ तो ये इस डायरेक्शन में था, तो ये क्या चीज़ कर सकते हो तुम उसको ये मैं जरा सा डायरेक्शन से भी इसलिए लिख देता हूँ कि एक्चुअली जो बच्चे IIT के एडवांस लोगे तो बाद में तुम ऐसे रिप्रेजेंट करके इतने काफ़ी है, कोई ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे करने का सेंस ये मीनिंग दे देता है कि हाँ भाई इस डायरेक्शन में इक्वल टू एम आप लिखे हो, इस डायरेक्शन में आप टॉर्क निकाल रहे हो, तो ये क्या कर देते हो F इंटू और जो कर दोगे H, फिर देखो टॉर्क का वैल्यू इतना आ गया, R क्रॉस F इक्वल टू कितना कर दोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए, डिस्क है ना, तो mr²/2, और उसका कितना होना चाहिए फिर अल्फा। जब ये हुआ, जैसे इसको ए एज्यूम कर लिया ना, तो जब ये देखो रोटेशन हुआ तो उसको कुछ नाम दे दो अल्फा, ठीक है। अब चूंकि फिर वही बात है, प्योर रोलिंग है, सरफेस रेस्ट में कुछ करने की जरूरत है क्या, अब तो हो गए स्मार्ट हो गए, आर अल्फा हो जाता है ना, ए इक्वल टू आर अल्फा, क्या हो, ये कहाँ से आ गया, प्योर रोलिंग के कंडीशन से आ गया, करेक्ट ना, ये प्योर रोलिंग के कंडीशन से आ गया। अब यहाँ पर भी बस फिर तुझे निकालना है क्या भाई, एच निकालना है, तो बस सीधा डिवाइड, देखो यहाँ पे कोई प्लस माइनस टर्म नहीं है ना, अब तुझे रखना है, गाइड करना है, क्वेश्चन में तो हालांकि दे दिया है, फिर भी आपको जरूरत, अगर अपने आप को गाइड हो जाता है तो हम क्या लेके क्या करेंगे अपना, ठीक है, इसको डिवाइड किया गाइड हो गया। फिर यहाँ से देखो अभी एम से एम भी गायब हो गया, और फिर देखो और क्या चीज़ गायब हो सकता है, एक आर अल्फा को तुम क्या लिख सकते हो, एक आर अल्फा को ए लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, यहाँ पे दो आर अल्फा है तो एक आर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन तेरा बन जाएगा, 1/h इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या चीज़ हो गया ऊपर में ए, और यहाँ पर मैं जो 2 था नीचे से ऊपर चला जाएगा 2, और यहाँ पर मैं क्या चीज़, मैं एक तो आर इंटू आर अल्फा कर देता हूँ, इस आर अल्फा को क्या चीज़ से रिप्लेस कर दिया ए से, ताकि ए कट गया, तो एच इक्वल टू कितना कर दिया R/2, देखना। अब कोई इस क्वेश्चन से हमने कोई पैटर्न गेस किया क्या, पहली बार कितना आया था, पिछले बार जब मैं इसका आंसर निकाला था, अभी निकाल रहा हूँ कितना आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखो mr²/2 होता था ना, mr²/2 होता था, यहाँ पे 2 फैक्टर आ गया, पिछली बार कितना होता था 2/5 होता था, ऐसे करके होता था ना, तो जो फैक्टर है वो फैक्टर आर के साथ उतना ही फैक्टर चिपक जाता है, बस हो गया खत्म, आंसर खत्म। तो ये पैटर्न जिसने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि हाँ कितने हाइट पे मुझे हिट करना होगा, तब इसका फायदा क्या होता है भाई, तो इसका फायदा जो एक्चुअली इसका एक्चुअल इम्प्लीकेशन होता है, जब आप कई बार वो खेलते रहते हो ना, बेसबॉल खेलते रहते हो, तो आपको कितना कितना हाइट पे हिट करना है कि ये प्योर रोल होकर के जाए, ज़्यादा दूर तक जाए, तो ये सब आप एक गेस कर सकते हो। बॉल का जितना रेडियस है उतना टाइम्स, कितना टाइम्स आप एच बना करके रखोगे, अगर वो डिस्क टाइप का है तो, या वो सॉलिड स्फीयर टाइप का है तो एच कितना होना चाहिए, कितना मतलब अगर डिस्क था तो देखो एग्जैक्टली जितना टोटल आर डिस्टेंस उसके आधा पर में मैं हिट करूँ तो ये प्योर रोल होते हुए चला जाएगा, ठीक है। चाहे सरफेस स्मूथ है या फिर फ्रिक्शन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, फ्रिक्शन का कोई काम ही नहीं। एक बात और इंटेलिजेंट थिंग्स है कि देखो अगर ऑलरेडी इसको रोलिंग का कंडीशन मिल गया, फ्रिक्शन देखो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना, अगर ऑलरेडी ये रोल कर रहा है, ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में स्किड करने की कोशिश नहीं करेगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा ना, सरफेस के पास कैपेबिलिटी है देने का, फिर भी नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली तुम जो लगा है, तुमने जो ऐसे फोर्स दिया उसी से ये रोल कर गया, उसी से रोल कर गया, तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, इवन दो सरफेस के पास कैपेबिलिटी है, रहने दो। फ्रिक्शन फोर्स का काम ही है कि जरूरत है तो देंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं देंगे, वो अपने मन से थोड़ी फेंकते रहता है कि नहीं भाई जबरदस्ती तुमको लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये सब तुझे तो मेरा कोशिश क्या होता है कि आपको मैं पहले समझा दूँ, समझाने के बाद फिर उसको शॉर्टकट ट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपना
शॉर्टकट ट्रिक्स टाइप का कि कितना हाइट पे मुझे हिट करना पड़ेगा, तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप निकालते रहते हो उसमें जो फैक्टर रहता है उसी से आर को मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब उतना ही हाइट पे आपको हिट करना पड़ेगा, करेक्ट ना। आई होप कि ये शॉर्टकट्स भी आपको समझ में आया होगा और ये सब सारे प्रॉब्लम्स भी आपको अच्छे लगे होंगे। अभी तक हमने जो तीन तीन अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स किए, एक तो नेट ड्राइविंग फोर्स वाला याद है किसी को, कि हमने बोला था कि कभी भी एक्सलेशन कैसे निकालोगे तो टोटल क्या कर दोगे, नेट ड्राइविंग फोर्स ये वाला किया था एक, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया था, नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय जो मास ट्रांसलेशन के कारण था, जो इनर्शियल मास, मतलब मास इनर्शियल मास मीन्स आई बाय आर स्क्वायर, करेक्ट ना। इतना इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मास रोटेशन के कारण, ठीक है। सिमिलरली फिर मैंने करा था कि v निकालना क्या क्या था, अगर v निकालना क्या किए थे तो बताया था आपको कि रूट ओवर जब किसी सर्टेन हाइट सबसे गिराते हो, या मतलब जो भी एक्स वाई कहीं भी जाओ, कांस्टेंट एक्सलेशन, कांस्टेंट एंगुलर मोशन, मतलब वो चेंज एक्सलेशन पूरे रास्ता में चेंज नहीं हुआ है, उस समय के लिए क्या बताया था आपको, टू, जैसे उसमें 2gh कर देते थे, अगर ये y की तरफ एनालाइज करते तो यहाँ पे क्या कर लो 2y, x की तरफ एनालाइज करते तो क्या डाल दो x इंटू मास जो उसका नॉर्मल मास होता सो, ठीक है, 2g, और उसके बाद कितना डिस्टेंस से, y डिस्टेंस से कर रहे हो तो y, 2gh होता है ना, 2gh, खाली मास मैंने रख दिया क्योंकि मुझे मास का फैक्टर दोनों अब लाना है, वो मास इसीलिए कैंसिल हो जाता था ट्रांसलेशन वाला, क्योंकि अभी आप तक जो जब तक पढ़ते थे सिर्फ ट्रांसलेशन होता था, रोटेशनल कंपोनेंट नहीं होता था, तो दोनों मास कैंसिल हो जाता था, ठीक है। अभी अब बस थोड़ा सा पैटर्न बना लो यार, काफ़ी इजी हो जाता है। फिर इसके बाद क्या कर देता था, मास जो भी ट्रांसलेशन के कारण है सो प्लस आर स्क्वायर, फिर से वही पे, करेक्ट ना। तो मतलब इसको एम टी को अब सीधा एम ही लिख दो, क्योंकि ये मास तो सेम ही रहता है, केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया। अब ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर रोटेशन वाला टर्म नहीं है तो ये टर्म जीरो हो जाता है, एम कट के 2gh जो तेरा आता है वही वाला हो गया। तीसरा तीसरा कितना हाइट पे हिट करोगे कि ये क्या करते हो, कितना एच पे हिट करोगे कि क्या उसका प्योर रोलिंग हो जाता है, आर वही रखना जो भी, आर जो भी रेडियस दिया है, सो मतलब रेडियस का कितना टाइम्स, तो रेडियस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फैक्टर एम आई का जो फैक्टर होता है ना, सो एम आई का फैक्टर जो होता है, करेक्ट ना। ऐसे करके तो ये मैं इसीलिए करने तुझे समझाने की, या ये पैटर्न तो खुद डेवलप कर सकते हो अगर तुझे ऐसे करके सब चीज़ सब ठीक से करने आता है तो। आई होप कि रूलिंग का मैंने मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर दिया, कुछ शॉर्टकट्स भी क्लियर कर दिया। हाँ, एक छोटी सी पॉइंट्स कि कब आप जो है सो बच्चे में कन्फ्यूजन रहता है, मैंने कई बच्चों से सुना है कि उनको ये नहीं समझ में आता है कब वो जो है आपको ये फोर्स टॉर्क ये वाला जो डायनेमिक्स का इक्वेशन है, आपको डाउट रहता है कि डायनेमिक्स का इक्वेशन कब लिखें, डायनेमिक्स इक्वेशन कब लिखें, कब जो है सो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ही काम चला लो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ही काम चला लो, ठीक है। इसमें ये दोनों में डॉट रहता है कब मैं, क्योंकि जो काम आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से कर सकते हो वो काम डायनामिक्स का जो इक्वेशन होता है इससे भी कर सकते हो, यही करके एक्सलेशन निकाल लेते हो, टॉर्क से अल्फा निकाल लेते हो, और फिर आपको काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन लेते हो, इससे क्या हो जाता है, आपको क्या मिल जाता है, ए अल्फा ये सब मिल जाता है, उसके बाद काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन है सो लगाते हो, करेक्ट, ये करते हो ना। कब ये करना चाहिए, कब ये करना चाहिए, सिंपल इसमें देखो भाई, जब ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हो उसमें क्या है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ तुमको पोजीशन, क्या चीज से, पोजीशन एंड वेलोसिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पोजीशन एंड वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑलवेज गो विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन में तेरे से एक्सलेशन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सलेशन पूछ रहा है, एक्सलेशन पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, टॉर्क पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है, मतलब ये सब चीजें, ये जो डायनामिक्स का पैरामीटर है इसको हम कह सकते हैं डायनामिक्स का पैरामीटर, डायनामिक्स का पैरामीटर अगर पूछ रहा है, ठीक है, तो आप ये से इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये पोजीशन और वेलोसिटी के अलावा कुछ नहीं देते, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कोई एक्सलेशन वाला टर्म आता है क्या, कोई तेरा वो सब टर्म नहीं आता है ना, तो आप उसको निकाल नहीं पाते हो, तो इसीलिए जब अगर सिर्फ और सिर्फ पोजीशन और वेलोसिटी रहेगा तो आप इसके लिए जाओ, और जब आपको डायनामिक्स का जो पैरामीटर है, पैरामीटर, अगर डायनामिक्स का जो पैरामीटर ये एक्सलेशन, उसके बाद फोर्स टॉर्क अल्फा ये सब चीज़ पूछता है, तो आपको डायनामिक्स के इक्वेशन में जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आई होप कि थिंग्स आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर भाई आपको आप लोग कुछ कमेंट्स कर दिया करो जो भी आपको लगे कि नहीं नहीं ये टॉपिक्स और कवर करना चाहिए, ये चीज़ छूट गया, ये चीज़ आपको पर्सनली लगता है कि नहीं नहीं ये चीज़ मुझे अभी भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे इस पर डाल दो, मैं कोशिश करूँगा उससे रिलेटेड कुछ डाल देने का, जिससे कि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। मेरा अल्टीमेट गोल यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे, स्पेशली जो रिमोट विलेज एरिया से बिलोंग्स करते हैं, जिनके पास की ज़्यादा अच्छा कोचिंग में जाने की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकूँ, दैट्स ऑल, थैंक यू।